शायद भाई आप कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे फेमस क्रिकेटर है और अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, कप्तान भी रहे पाकिस्तान के। अभी इस टाइम जो करंट कप्तान है बाबर आजम है, नो डाउट वो एक्सपीरियंस कप्तान है और अभी उनको टाइम दरकार है, लेकिन जो अभी 38 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के हवाले से, तो काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही है कि मोहम्मद वसीम जो है उन्होंने कोई किसी किस्म की मुशावरत नहीं की कप्तान और कोच के साथ। तो कप्तान ने शिकायत लगाई सीईओ जो है पीसीबी के वसीम खान उनसे कि किसी किस्म की चीफ डायरेक्टर ने मेरे से बात नहीं की और कप्तान भी लायन थे टीम के अनाउंसमेंट से। तो कितना ज़रूरी होता है कप्तान को लूप में लेना और कोच के साथ मुशावरत करके खिलाड़ियों को लाना ताकि वो आगे जो टीम है उसका कम्बिनेशन अच्छा बन जाए। बॉस देखिए, एक सिलेक्टर होता है, एक कोच होता है और एक कप्तान होता है। ये तीन लोग होते हैं। इन तीन लोगों की सबसे पहली बात यह है कि ऑफिस से बार बात निकलनी ही नहीं चाहिए कि इनके आपस में ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये बुरी बात है, ये गलत बात है। कमरे में रहनी चाहिए बात। और मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्शन के हवाले से कप्तान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है ग्राउंड में, मीडिया ने उससे सवालात पूछने हैं। तो मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन का, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का। बाबर नो डाउट उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाबर को फ्यूचर बनाना है और फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को उसने लेके चलना है तीनों फॉर्मेट के अंदर, तो उसको उतनी ही पावर देनी चाहिए जितनी सिलेक्शन कमेटी। और ये मिल के काम हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, लेकिन चीज़ों को इस तरफ बाहर नहीं आना चाहिए, कमरे से बाहर बातें नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। मैंने ये बात पहले भी की थी, अब दोबारा करूंगा ये बात कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लड़का दो दो परफॉर्मेंस करके आता है। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, नसीम शाह और बाकी बॉलरों पे इतना अरसा खिलाते रहे, आपने पता नहीं कौन कौन से बॉलरों के साथ उसको मिला दिया, आज वो टीम में नजर ही नहीं आ रहे। तो पहले आप जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो लेके चलें साथ। एक दो मैचों में परफॉर्मेंस करते हैं, फौरन टीम में ले आते हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर लड़के को ले आते हैं, बाद में उस लड़के का पता नहीं चल रहा होता। तरीका गलत है कि जब आप मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कराते हैं, ये पीएसएल हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान की इज्जत है, जब आप इतना बड़ा ब्रांड कराते हैं तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आपके पास प्लान बी मुझे नजर नहीं आया। आपको पता है कि किस हालात से दुनिया गुजर रही है, कोरोना हो सकता है, दो तीन लड़कों को होगा, तो आपका प्लान बी क्या है कि आप उसको किस तरह कवर करोगे। तो मुझे पीसीबी की तरफ से पीएसएल के लिए प्लान बी नजर नहीं आया। और मैं ये समझता हूं कि पीएसएल बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। गोरों को रोकना था, जिन्होंने जाना था चले जाए, जिनको कोरोना था उनको क्वारंटीन कर लेते, रुक जाते हैं। तरीका होता है प्लेयरों को रोकने का, हर जगह होता है ये पे, लेकिन प्लान बी होना बहुत इंपॉर्टेंट था इतने बड़े स्केल पे जब कोई चीज हो रही थी। तो मैं नहीं समझता कि इसको कैंसिल। इस नोबल कोर्स में सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी पुराने बुजुर्ग क्रिकेटर थे उनकी जो हालत है बड़ी गैर है। अभी एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं गुलाम अब्बास की। उन्होंने इस वीडियो में ये कहा है कि मेरी एक आंख ज़ाया हो गई है, मुझे पीसीबी की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे जो अपने पीआई के एम्प्लॉयज थे उन्होंने मेरी मदद की है। और भी जितने भी साबिक बुजुर्ग क्रिकेटर हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं। क्या आप इस प्लेटफॉर्म के तहत पीसीबी से कोई दरख्वास्त करेंगे या आपकी कोई जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके लिए किस तरह हेल्प करेगी? जहाँ तक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का ताल्लुक है, हम इंडिविजुअल कमिटमेंट्स बड़ी कम करते हैं, इसलिए कि हम कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा। इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अभी पीएसएल के आखिरी मैचेस में जब हम कराची में थे तो मैंने बाबर आजम को कमरे में बुलाया, मुश्ताक अहमद मुशी भाई थे हमारे साथ, मोहम्मद अकरम थे, अरशद खान थे, ये सारों को मैंने जमा किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि यार हम कोई ऐसी एक एसोसिएशन बनाते हैं जो, हम नहीं चाहते कि पीसीबी के बल मुकाबले में हम किसी को खड़ा कर दें, हम चाह रहे हैं कोई ऐसी एसोसिएशन हो जहाँ पे हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं ताकि उनको हम सालाना सपोर्ट कर सकें जो जो डिजर्विंग लोग हैं। तो ये अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने बात की होटल में वहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस हवाले से भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। भाई आप कम्युनिटी बेस्ड तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लार्जर आपका है, लेकिन एक और चीज़ है कि आप जैसे लोग दूसरों के लिए एक मिसाल है, दूसरे साथियों को एजुकेशन हमारे लिए सबसे अहम है। और लोगों में शऊर में आज भी लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो ऐसा प्रोग्राम आप क्यों नहीं लॉन्च करते कि लोगों में और बच्चों में अवेयरनेस की जाए। मिसाल के तौर पे आप देहात के स्कूल में जाते हैं तो बच्चे स्कूल आने पर राजी होंगे कि आफरीदी साहब हमारे स्कूल में मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये भी एक कॉज है। देखिए, दुनिया में जो रोशनी फैली है ना, ये इल्म से, तालीम से फैली है। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन 2.5 करोड़ या प्लस कह सकते हो आपके 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा। और किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी में एजुकेशन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ہمارا لاسٹ جو ٹرپ کیا تھا، میں نے پورا پنجاب کا ٹرپ کیا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے، اور بہت ساری یونیورسٹیز وغیرہ میں گئے. اس کے بعد سے میں نے پلان بنایا کہ ہمارے جو ابھی 14 اسکول چل رہے ہیں جس کے اندر 4000 بچے ماشاءاللہ، اور سب ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں وہ اسکول، اس کو لے کے چلنا ہے. ہم نے اسکالرشپ پروگرام شروع کر دیا ہم نے الحمدللہ. ہر سال ہم 20 سے 25 بچوں کا، میری ایک اور یونیورسٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے جو کہ 1000 بچوں کو اسکالرشپ دے گی انشاءاللہ. تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، جو اچھے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی، ان کو میں انشاءاللہ آگے لازمی لے کے چاہوں گا، چاہے وہ انگلینڈ جائے چاہے وہ امریکہ پڑھنے جائے، بس مجھے رپورٹ کارڈ اچھی چاہیے. گورنر صاحب کا میم تھینک یو سو مچ. میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کے آنے کا، اس لیے کہ ہمیشہ جو بھی چیریٹی کام فاؤنڈیشن کرتی ہے اس میں ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ بات کوئی انڈیویجول نہیں ہے، یہ بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے لوگوں کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد، فیصل آباد یہی پاکستان نہیں ہے. پاکستان بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے اس ملک نے دیا ہے، میں بہت قسمت والا انسان ہوں کہ اللہ نے مجھے اس زمین میں پیدا کیا ہے. اس ملک کے لوگوں نے جو عزت، پیار، محبت مجھے دی ہے وہ ہمیشہ کبھی میں بھول نہیں پاؤں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف کرکٹ کھیلنا ہی میرا کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس قابل بنایا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں تو اس سے بڑی ذمہ داری اور کوئی نہیں ہے. اور میں ہمیشہ بلیو رکھتا ہوں اس بات پہ کہ جب ایشوز بہت سارے ہوں تو وہ ایشوز اگر آپ انڈیویجول حل کرنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ان کا بھی وہی ویژن ہوتا ہے، وہی خواب ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو میرا ہے، تو ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا، اس گول کو، اس ڈریم کو اچیو کرنا ایزی ہو جاتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سرور فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے مل کے ہمارے ساتھ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور ایشوز، بیسک ایشوز ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر. ایون ہماری فاؤنڈیشن اسپورٹس میں بھی کام کرتی ہے. جو ریموٹ ایریاز کے اندر ہیں جہاں لوگ واقعی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو ہم مل کے انشاءاللہ لیڈیز کے لیے ایک انیشیٹو لے رہے ہیں. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہمارا مین فوکس ہے. انشاءاللہ دوسرا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی بہت جلدی شروع کرنے والا ہوں میں. اس لیے کہ ایک ماں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل جایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ وہی فیسلٹیز ان کو اسی گاؤں میں ہی ملے. اگر 4 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے اور ایک ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ تو میرے خیال میں بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس میں بھی ہم ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. اور جو آپ نیک کام کرتے ہیں تو لوگ جڑ جاتے ہیں، اچھے لوگ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہوں، چاہے سرور صاحب جیسے فیملی کی شکل میں ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہے آج کہ آج ان کے ساتھ ہمارے ایک ایگریمنٹ MOU سائن ہوا ہے اور جس پہ ہم انشاءاللہ مل کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین، اسپیشلی میڈیا. اچھا بات کرنے کا آپ پلیز یہ والا